हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए उत्कृष्ट अकेडमी सीटेट पेड टेस्ट संख्या 9-8 टेस्ट के सॉल्यूशन आप लोगों को मिल चुका है और इसके एक और वीडियो आपको मिल चुका है। तो कुल मिलाकर के आज वीडियो संख्या 10 है और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये संख्या आपकी 9 है। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोगों के जो प्रश्न है उसका जटिलता स्तर बढ़ता जाएगा। आज जो हम प्रश्न समाहित किए हैं, पहला प्रश्न हमारा मापन एवं मूल्यांकन के हिस्से से जुड़ा हुआ है। किससे? ये कहीं ना कहीं आज का जो प्रश्न है ये मूल्यांकन के हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि मूल्यांकन कहते हैं किसको है। इसको अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी कार्य गतिविधि के जो उद्देश्य है उसके सापेक्ष हमने कौन कौन सी गतिविधियाँ की और अंततः हमें परिणाम कितना मिला, यानी कि बालक के व्यवहार में या जिस अपेक्षित लक्ष्य के लिए हम लोग कार्य कर रहे थे उसमें कितना चेंज आया, इसको जब हम जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ पहले प्रश्न को लेते हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा है कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे। फिर से समझिएगा प्रश्न को। कक्षा नायक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में प्रयोग किया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे। तो पहले समझिए कि जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है बेटा, ये शैक्षिक मूल्यांकन 4 प्रकार का होता है। शैक्षिक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। या हम कह लें कि एजुकेशनल असेसमेंट जो होता है 4 टाइप्स का होता है। पहले को हम क्या कहते हैं, पहले को फॉर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव। पहले कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, समरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरे को? समरेटिव, यानी कि ये आपकी योगात्मक से होता है, समरेटिव कहेंगे इसको, समरेटिव असेसमेंट। और तीसरा जो है उसको प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लेसमेंट असेसमेंट कहेंगे, प्लेसमेंट असेसमेंट। और जो चौथा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के असेसमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका फॉर्मेटिव होता है, दूसरा आपका समरेटिव होता है, तीसरा आपका प्लेसमेंट असेसमेंट होता है और चौथा आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। यानी कि जो एजुकेशनल असेसमेंट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले वाला जो फॉर्मेटिव है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में उसको निर्माणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माणात्मक। मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, आप लोग समझ लीजिए इसको। हिंदी में क्या कहते हैं, पहले वाले को निर्माणात्मक कहते हैं। क्या कहेंगे? पहले वाले को निर्माणात्मक कहते हैं। जो आपने पढ़ा था जिसको हमने फॉर्मेटिव कहा था उसको निर्माणात्मक कहते हैं। दूसरे वाले को जो समरेटिव हमने कहा था उसको योगात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक कहते हैं। और तीसरा जो आपका प्लेसमेंट वाला होता है वो कहीं ना कहीं वो आपके नियुक्तियों से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो शैक्षणिक गतिविधियाँ की जाती हैं उसके बाद जब किसी के इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं तो उसके अंतर्गत रखा जाता है। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निदानात्मक कहते हैं या नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में प्रयोग में लाया जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो बेटा जो कक्षा नायक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन होता है ना, किसकी श्रेणी में आता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन। ये आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है कि सीखने के लिए आकलन क्या होता है या सीखने का आकलन क्या होता है। तो जो निर्माणात्मक होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीखने के लिए आकलन कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि जो प्रयोजन होता है, इस आकलन का जो प्रयोजन होता है वो छात्रों की रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना और उन्हें बेहतर प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करना। यानी कि उन्हें इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह जो है जो भी उनकी प्रतिक्रियाएं हो रचनात्मक हो जाए बालकों की, कहीं ना कहीं बालकों को तैयार किया जाता है। हम ये जानते हैं इस फॉर्मेटिव के अंतर्गत कि कौन कौन सी गतिविधियां की जाए जिससे छात्र को हम तैयार कर सकते हैं, जिसके प्रभाव में बालक अपने अपेक्षित लक्ष्य को ज़्यादा बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकता है। तो फॉर्मेटिव का मतलब ये होता है, इसी को हम सीखने के लिए आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने के लिए आकलन। कि अगर बालक को कुछ सिखाना तो उसके पहले जो आकलन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सीखने के लिए आकलन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है बेटा उसका सही जवाब क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, निर्माणात्मक आकलन, या फिर उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं सीखने के लिए आकलन कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। कौन सा ऐसे टाइप का जो आपका क्या होगा, आपका जो
क्वेश्चन है, कहा गया निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप का है कि आपको बहुत बड़ा सा लिखना होता है, तो लिखा गया निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि आपको क्या करना है कि बालक को निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए देना है और 4 क्वेश्चन दिया गया कि इन चारों में से किस वाले पर बहुत बेहतर निबंध लिखे जा सकते हैं। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न कौन सा बहुत बेहतर हो सकता है। तो इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला कि न्यूटन के गति के न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। दूसरा है न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। और चौथा है न्यूटन के गति का नियम क्या है। और चौथा है कि न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखिए। तो देखिए निबंधात्मक का मतलब निबंध क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना, ऐसे कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो निबंधात्मक टाइप में जो है जहां आपको क्या करना है कि बहुत सारी विषय वस्तु को आपको प्रस्तुत करनी होती है और जब आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो उसको कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग किया गया है कि आपने चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अगर चारों प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, एक में कहा गया नियम की चर्चा करने के लिए और दूसरे में नियमों की व्याख्या करने के लिए कहा गया है, तीसरे में केवल गति का नियम पूछा है और चौथा गति के नियम पर एक लेख लिखा। तो अगर चारों को आप मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बेहतर जो होता है वो होगा कि तीनों नियमों की जब हम बात करेंगे, न्यूटन के जो गति विषयक तीनों नियम हैं, जब उनकी व्याख्या करने की बात कही जाएगी तो यहाँ पर आप एक ऐसे टाइप का लिख लेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के विषय में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है। देखिए मानसिक रूप से अस्वस्थ कब कहा जाएगा बालक को, जब वह बालक किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को उस सापेक्ष जो भी उसकी मानसिक एज है, जो भी उसकी मेंटल एज है, या हम कह लें कि वह अपने मानसिक क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे वह बालक क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो वही पूछा गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो पहला परिवार का वातावरण, दूसरा कक्षा का वातावरण और तीसरा पास पड़ोस का वातावरण। तो जितने भी प्रकार के वातावरण, ये सभी प्रकार के वातावरण किसके लिए होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें बालकों के लिए अनुकूल नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं बालक क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सही विकल्प हो जाएगा डी वाला, यानी कि एक बालक जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके पीछे का कारण परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण और ये उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके प्रभाव में बालक जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताने वाला आपको, मैं केवल ये बता दूंगा ये बालकों के सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, बालकों के सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। या आप कह लीजिए कि बालकों के अंदर जो सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है उस सामाजिकरण की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि बालकों में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया चलती है उसमें सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है। कई बार इसके संदर्भ में चर्चा कर चुका हूँ, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मैं आज को इसका आपको लिए छोड़े जा रहा हूँ, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी एक पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। इसको भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15। तो देखिए ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था। अब आपको क्या विशेषता ढूंढनी है, मूर्त संक्रियाओं का स्तर। देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ अवस्थाओं के विषय में कि पहली जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था पहली अवस्था को कहते हैं। दूसरे को हम पूर्व या प्राक संक्रियात्मक कहते हैं। नोट कर लीजिए, चाहे पूर्व लिखा जाए इसको और चाहे प्राक लिखा जाए, नहीं आपके ये केवल पूर्व होता है। तो जो दूसरी वाली अवस्था 2 से 7 वर्ष की है उसको पूर्व संक्रियात्मक भी कहा जाता है अथवा प्राक संक्रियात्मक भी कहा जाता है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपका यही है कि बाकी 2 अवस्थाएं बची हैं, इन 2 अवस्थाओं में से आपको ये ढूंढना है कि मूर्त संक्रियाओं का स्तर है वह किस अवधि में घटित होता है। ये आपको यहाँ से चुन करके बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बालक में अपराध प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि एक बालक में जो अपराध प्रवृत्ति विकसित होती है उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति का मतलब है कि बालक जब अपराध करता है, आपराधिक गतिविधियों में जब वह सम्मिलित हो जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि बालक अपराधी कब माना जाएगा, तो कहा गया कि 6 से 18 वर्ष का कोई भी बालक, समझिएगा अपराधी बालक आप किसको कहेंगे,
6 से 18 वर्ष का वह कोई भी बालक जो ऐसी गतिविधि करता है कि समाज के द्वारा उसकी गतिविधि को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कहता है? समाज के द्वारा उसकी गतिविधि को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे बालकों के द्वारा किए गए कार्य को अपराध कहेंगे, और जिस बालक ने इस कार्य को किया है उसको हम क्या कहेंगे? अपराधी बालक कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 6 से 18 वर्ष के दौरान किसी बालक के द्वारा की गई कोई भी गतिविधि जिसको समाज के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, उस गतिविधि को अपराध कहेंगे, और जिस बालक ने उसको अंजाम दिया है गतिविधि को, उसको अपराधी बालक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि बालक में अपराध प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है। अब आपको ध्यान देना है, पहला है कि परिवार का वातावरण, पहला विकल्प क्या दिया गया? परिवार का वातावरण। दूसरा अनुशासनहीनता, तीसरा है आर्थिक प्रभाव, और इसके बाद जो चौथा है आपका वो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। तो ये आपको देखना है। तो अपराध प्रवृत्ति जो है बेटा ना, सबसे पहले कहाँ से आती है? परिवार के वातावरण से आती है। अपराध प्रवृत्ति कहाँ से आती है? परिवार के वातावरण से आती है। जब एक बच्चा देखता है कि उसकी माँ ने पिताजी की जेब से पैसे चुराए हैं पिताजी की अनुपस्थिति में, तो वह बालक भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियों को पूरा करने का प्रयास करता है। यदि बालक देखता है कि हमारी माँ है पिताजी का सम्मान नहीं करती, दादी दादा का सम्मान नहीं करती हैं, तो कहीं ना कहीं बालकों के अंदर इस प्रकार की चीज़ों का विकास होता है। यदि बालक ये देखता है कि हमारे अंदर जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार की यूज़ की जा रही है, अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बालक भी उन चीज़ों को सीखता है। इसलिए अपराध प्रवृत्ति का बालकों में जो विकास होता है, तो सबसे पहले उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या है? परिवार का वातावरण। इसके बाद अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो सबसे मुख्य है और जो सबसे पहले है वो क्या है? परिवार का वातावरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं आज का? क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम ये समझ लेते हैं कि विशिष्ट बालक किसको कहते हैं। अगर आपसे विशिष्ट बालकों के संदर्भ में पूछा जाए तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। क्या? ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर सामान्य बालकों से भिन्न कैसे? तो सामान्य बालकों से यदि बेहतर हैं तब भी विशिष्ट बालक कहे जाएंगे, और यदि सामान्य बालकों से निम्न स्तर के हैं तब भी विशिष्ट बालक कहे जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे 90 से 110 IQ क्या होती है? ये सामान्य बालकों की होती है। अब किसी बालक की IQ अगर 110 से ऊपर बढ़ करके 130 हो जाए तब भी उस बालक को विशिष्ट बालक कहेंगे, और यदि उसकी IQ जो 80 या 85 हो जाए तब भी क्या कहा जाएगा? विशिष्ट बालक कहा जाएगा। अर्थात आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सामान्य बालकों को छोड़कर जितने भी बालक हैं वो सभी बालक किस श्रेणी में आते हैं? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो पहला है कि अपने पहनावे पर। तो मेरा पहनावा कैसा है ये कोई बहुत विशेष मामला नहीं रखता है, और सबसे तो यहाँ ए वाला विकल्प नहीं होगा। दूसरा अनुशासन पर। तो अनुशासन बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो एक तो ऐसे विशिष्ट बालक है उसके ऊपर अनुशासन करेंगे तो कठिनाई हो सकती है। और तीसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और डी है पाठ्यक्रम पर। तो देखिए सबसे जो विशेष महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली चीज़ है वो आपके पाठ्यक्रम पे है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को बालकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है जिनसे विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों एक साथ क्लास में बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 7 को हम फिर से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला विकल्प हो जाएगा, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर ध्यान देना। जी हाँ, विशेष बालकों के संदर्भ में हमें क्या करना होगा? बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, ये आपका 7 वाले का सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो लिखा है समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। तो समायोजन को समावेशी कर लीजिएगा कि समावेशी शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसके मुख्य कार्य के विषय में पूछा गया है। तो देखते हैं पहला विकल्प क्या है कि विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। क्या है? विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना। और उसके बाद फिर अगला कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना। और सी है विशेष व सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराना। तो जो समावेशी शिक्षा उसके अंतर्गत उपरोक्त समस्त चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि हम विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय भी लाते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से भी जोड़ते हैं, और इसके साथ साथ विशेष व सामान्य बालकों को एक साथ बैठा कर पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत डी वाला
वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। इसका मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो निम्न में से 3 से जुड़ा हुआ है, एक से उसका संबंध नहीं है। तो पहला देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन करना, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान किस बात का अध्ययन करता है, तो आप कहेंगे मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका? मानव विज्ञान का, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए ए वाला विकल्प सही है। बी वाले को देखा जाए तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान स्वाद का भी अध्ययन करता है। आप देख रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि के सिद्धांत और बहुत प्रकार की चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका मतलब मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। सीखने के बहुत सारे आप लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, कैसे सीखने की विधियाँ, ये भी पढ़ते हैं, इसका मतलब कि सीखने के तरीकों का भी अध्ययन करता है। संचार माध्यमों का अध्ययन हमारा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता है, इसलिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? सही विकल्प, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो सही विकल्प हो जाएगा आपका डी वाला, कि शिक्षा मनोविज्ञान संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है विकास के सामान्य सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, लगातार हम लोग इसके विषय में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है कि विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है। दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है। और तीसरा विकास निरंतर होता है। चौथा विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको वृत्ताकार की जगह आप चाहें तो वर्तुलाकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वर्तुलाकार भी लिख सकते हैं। विकास जो है वो लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है कि विकास की जो प्रक्रिया वो कभी रेखीय नहीं चलती, वो ऐसे ऐसे वर्तुलाकार चलती है विकास की प्रक्रिया, ठीक है। और मतलब कि समस्त अंगों को एक साथ लेकर के चलती है, इसलिए ए वाला विकल्प भी आपका सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास क्रम का सिद्धांत आपको बताया गया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बताइएगा कि विकास का क्रम क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी आपको बताया गया। अब जो चौथा विकल्प जो बचा कि विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये कभी भी आपको नहीं पढ़ा गया है। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में क्योंकि नहीं पूछा गया, कह रहा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो आप कहेंगे विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।